हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का आज फाइनली एग्जाम आपका फिनिश हो गया। देखो आप सब लोग इगरली वेट कर रहे होगे आंसर की, कट ऑफ, व्हाट नेक्स्ट एंड ऑल। देखो मैं आंसर की आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, कल नाइट तक। बाई टुमारो नाइट हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो बाई टुमारो नाइट आपको आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। कट ऑफ बाई वेडनेसडे नाइट, वेडनेसडे नाइट। देखो मैं जब तक कुछ कैंडिडेट से बात न करूं लूं, जिन लोगों ने दिया है, देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया है। कुछ वैसे मैं पर्सनली कुछ कैंडिडेट्स को जान रहा हूं जो 2 टाइम से इंटरव्यू 2018 2019 दोनों में इंटरव्यू दिए हैं। तो उन लोगों से कि क्या किस ढंग से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और चूंकि देखो मुझे ये ध्यान रखना है हम लोग को कि सीट्स 209 है, 209 सीट्स हैं। उसके बाद देखो कि बहुत सारे वो कैंडिडेट, चूंकि इस बार रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट अभी तक लास्ट ईयर का नहीं आया है। हर बार जो होता था कि एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ जाता था, तो इस बार रिजल्ट भी नहीं आया। तो तू देखो उस अनुसार है रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट देंगे। तो सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रख के वेडनेसडे नाइट तक हम जो भी कैंडिडेट से बात करके जो क्वेश्चन का प्रॉपर हम एनालिसिस करके सारे फैक्टर्स को देख करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बताएंगे। और आंसर की देखो कल हम इस वजह से ये कर रहे हैं कि एक तो है कि क्वेश्चन को हम प्रॉपर टाइप फॉर्म में हम क्वेश्चन को टाइप कर लें ताकि आपको सही से हम एनालाइज कर सकें और आपको बता सके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उसकी टाइपिंग में टाइम लगेगा। फिर सॉल्यूशंस वगैरह में देखो हर बार यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो डाउटफुल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन इन स्पाइट ऑफ कितना भी कोशिश किया जाए तो फाइनल जो यूपीएससी आंसर देगा वही सही होता है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हमेशा रहते हैं कितना भी आप करने के बाद भी। लेकिन अब ए लॉट ऑफ टाइम क्या ना कि हर कोई को लगता है कि यही आंसर होगा, लेकिन यूपीएससी समटाइम ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इज ऑलवेज राइट, बट लेकिन उनका फाइनल माना जाएगा ये होता है। लेकिन हम अपने लेवल से जो भी हो सकता है उसके अनुसार बेस्ट पॉसिबल वो कल आपको डालने की, कल रात तक दे देंगे। और कट ऑफ वेडनेसडे नाइट। अब व्हाट नेक्स्ट देखो, उसमें आप लोग बहुत सारे इसमें से होगे जिनका बहुत अच्छा गया। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जो लास्ट ईयर का ही रिजल्ट वेट कर रहे हो और उनको ये चीजें लग रहा है कि इट्स बेटर है कि हमारा 2019 में ही हो जाए। तो एक तो है कि बैच का आपका सीनियरिटी मायने रखता है कि 2019 और 2020 दोनों में बहुत अंतर है कि 1 ईयर का वो उसमें सीनियरिटी होगा, तो वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। जिनका देखो खराब गया या कुछ गया तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आज एटलीस्ट आज आप रिलैक्स रहो। आज और कल मैं समझता हूँ कल रिलैक्स रहो, थोड़ा जो भी है मूवीज देखना है वोट एवर, क्योंकि जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं तो काफी आप काफी टाइम से बिजी हो प्रॉपर इसमें डेडिकेटेड प्रिपरेशन। तो अच्छा गया दैट्स फाइन। आप को नेक्स्ट स्टेज का प्रिपरेशन रखना। खराब भी गया तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। जिनका सपोज कुछ कैंडिडेट हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हो तो उतना टेंशन नहीं लेना है। अब देखो क्वेश्चन की बात रही तो हर बार बाहर जब निकलने पे बहुत लोग होते हैं कि अच्छा सिंपल सा था ये, अरे ये क्वेश्चन बहुत आसान था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम होते हैं तो प्रेशर डिफरेंट होता है। तो बट जो भी मैंने अभी क्वेश्चंस को देखा है जो पेपर 1 का, पेपर 2 का तो ऑब्वियसली अभी हमें क्वेश्चन नहीं मिला है। पेपर 2 का हम बाद में कल देखेंगे। पेपर 1 का जो हम कुछ देखे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसके अनुसार मुझे ये लगता है कि एवरेज ही है। बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। क्वेश्चन जैसे पॉलिटी वगैरह में भी देखो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉपर प्रॉपर जब तक एनालिसिस नहीं किया जाए तो वो इतनी आसान नहीं होती है। फिर साइंस वगैरह, साइंस देखो सबसे अधिक डोमिनेटिंग आपका है साइंस। अब देखो आप लोग को जो भी लगता है एनसीईआरटी प्रॉपर तरीका से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जब तक प्रॉपर एनालिसिस नहीं एनसीईआरटी का करते हो, प्रॉपर कमांड नहीं, तो साइंस का बनना बहुत मुश्किल है। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपका है और वो बहुत मुश्किल। अब देखो मैथ और क्वांट, क्वांट और मैथ्स रीजनिंग जो है वो क्वेश्चन रिलेटिवली मैं समझता हूँ कि इजी थे। इजी आप कुछ को जैसे प्रॉपर तरीका से टेक्निक से नहीं जानते हो तब भी आप उसे सोल्व कर सकते हो। उसे आप मेथड के थ्रू आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है।
तो वो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मैथ्स नहीं थे। सो ओवरऑल यदि मैं देखता हूँ तो साइंस वाला पार्ट नो डाउट जब तक सही से नहीं किए थे तो वो डिफिकल्टी, अदरवाइज पेपर जो है वो आपका एवरेज में था। और इस एवरेज पेपर में देखो नॉर्मली जो भी है जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वेडनेसडे को जब कट ऑफ वगैरह जो मुझे लगता है तो ये मैं बताऊंगा, तो उसमें हम और प्रॉपर तरीका से चीज़ों को बताएंगे कि कैंडिडेट्स वगैरह ने क्या किस ढंग के परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं कमेंट बॉक्स में आप अपने अटेम्प्ट्स वगैरह एटलीस्ट ये बताओ, जेन्यून अटेम्प्ट्स वगैरह बताना। देखो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपका जो सेट सी है, ठीक है, तो उसका हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये आपके सेट सी है सपोज, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे हम देखते हैं, तो ये आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है अस्टिएटाइट सील, हाँ तो सील इनका ये था, ब्रिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड रेशियो। ब्रिक्स देखो ये अपने आप में एक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये आपका ब्रिक्स इनका एक यूनिक कह सकते हो। अब गोल्ड बैंगल्स और सिल्वर स्पीटून्स, ये आप इस चीज को ये प्रॉपर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है which one of the following is not listed is as one of the 16 महाजनपदास in the pre-Mauryan period। देखो ये ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जिन लोगों को शायद जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा उनके लिए ऑब्वियसली टफ लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो कुरु, वत्स, गंधार ये सारे थे। कलिंग, कलिंग देखोगे कि प्री मौर्यन, एक ये भी हिंट यहाँ आ गया। प्री मौर्यन देखो मौर्य के टाइम में, जो मौर्यन टाइम है उसके ड्यूरेशन में आप देखोगे कि कलिंग जो है वो प्रोमिनेंस में आता है। लेकिन जो आपका महाजनपदा है, तो महाजनपदा उससे पहले ही आपका आता है, यानी 600 बीसी ये में आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि कुरु आते हैं, वत्स आते हैं और गंधार आते हैं, तो आपका कलिंग ये नहीं आता है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज द ड्यूटी ऑफ वैश्या अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र। तो स्टडिंग द वेदा, अब देखो स्टडिंग वेद जो है, वेद पढ़ना क्या है, ब्राह्मण का काम है, तो ये फर्स्ट नहीं होगा। इंगेजिंग इन ट्रेड्स, हाँ वैश्य का काम जो है एग्रीकल्चर वगैरह ट्रेड करना, तो ये आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट आपका देखो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द सातवाहना रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन। हाँ ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब देखो सातवाहना रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड सुदर्शन लेक, नो, सुदर्शन लेक को रिबिल्ट और रिपेयर कौन किया, ये आपके रुद्रदामन, और रुद्रदामन जो था वो शक रूलर था, तो ये सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर नोट ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये तो करा नोट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी पहले नहीं थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। to safeguard public property and abjure violence are fundamental duty, yes ये भी सही है। they are not enforceable through writs, yes ये भी enforceable नहीं। अब देखो तीन जब हमने सही कर दिया तो चौथा ही, they may not be used for determining constitutionality of law, नहीं ये आपका गलत हो गया। अब देखो द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर वेन, अब देखो पहला ही और सी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं ये कन्विंस यदि नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर लेगा। तो देखो जिसमें वन और वन है वो हट जाएगा। देख नेक्स्ट अब देखो मेन दारोमदार हमारा किस पर है, ये पे 2 3 दोनों में देखो है, तो 2 पे अब है the constitution requires him or her to act in his her discretion in certain matters, हाँ देखो certain matters जो है तो उसमें से उसका अधिकार है। जैसे मान के चलो किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो उसके पास डिस्क्रिशनरी है। तो देखो तीसरा अपने आप है ही है, ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सोशलिज्म। तो देखो सोशलिज्म के संबंध में सोशलिस्ट एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
देखो अब ऑब्वियसली है ये एक एक पैरामीटर, यही पैरामीटर नहीं है लेकिन एक पैरामीटर है, तो ये सही हो जाता है। इट एम्फसाइजेस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, ये भी देखो सही। सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर ए फैक्ट एंड देयरफॉर इरिमेडिएबल। अब देखो फिलहाल हम इसको देखते हैं। इट बिलीव्स दैट मटेरियल बेनिफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। तो देखो अब ये एक तरह से काफी कंफ्यूजिंग ये है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें से जो है कि इट एम्फसाइजेस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, ये भी आपका ये सही। सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर ए फैक्ट एंड देयरफॉर ई रिडीमेबल नहीं। देखो इरिडीमेबल कैसे हो सकता है कि फैक्ट है, इसको चेंज किया जा सकता ग्रेजुअली टाइम पासेस, जो है ऐसा नहीं है कि इरिडीमेबल है। तो ये आपका गलत। देखो देयरफॉर, ये इरिडीमेबल, ये चीजें आपको कीवर्ड पकड़ना है। अब देखो ये थोड़ा सा, अब मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ था कि इसका एग्जैक्ट जब तक डेफिनेशन नहीं जानोगे तो आपका थोड़ा सा इशू है। अब देखो ये जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज मिनी रत्ना। तो देखो इसमें से अब आपका सेल, सेल जो है महारत्ना कंपनी है। आईओसीएल, आईओसीएल भी आपका महारत्ना कंपनी। अब देखो इसमें और ये, तो आपका ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका जो है मिनी रत्ना है। 2009 में इसको मिनी रत्ना ये डिक्लेयर किया गया। इसी ढंग से आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं कि अब देखो विच वन ऑफ द, ये एक्चुअली जिसने भी वो भेजा है तो सही से एक्चुअली उसको कर नहीं पाया, ठीक है ना, इसको स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रखा, तो इसके कारण इशू है। ठीक है, तो हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोथ लैंग्वेज में, हम हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में उसको टाइप फॉर्म में प्रॉपर तरीका से हम उसको टाइप करके और आपको प्रेजेंट करेंगे विद आंसर की, जो भी है उसमें से हमको जो बेस्ट पॉसिबल लगता है डिफरेंट सोर्सेस से, तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो अभी आप लोग को जो भी है परेशान अब होने की जरूरत नहीं है। अभी आज और कल एक दो दिन रिलैक्स करना है, जिनका जो भी होता है उस अनुसार, और अपने अपने जो भी है वो मार्क्स वगैरह जो है आइदर यहाँ कमेंट बॉक्स में, या फिर बेटर है कि जो कैंडिडेट हमसे पर्सनली जुड़े हुए हो तो जेन्यून मार्क्स हमारे पास सेंड करना। जेन्यून अटेम्प्ट्स, आपके मार्क्स तो अभी नहीं कर सकते हो लेकिन जेन्यून अटेम्प्ट्स वगैरह, फिर उसके बाद जब मैं कल आंसर की बता दूंगा उसके बाद आप लोग मार्क्स शेयर करोगे तो मैं कट ऑफ को डिटरमाइन कर सकता हूँ बेटर तरीके से। तो ओके, आप लोग बने रहें। ओके, थैंक यू।